नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। टीवी20 न्यूज पर शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए और अपने मनपसंद प्रोफेशन को चुन पारंगत होने में सहायक हो रही है ओमेगा कोचिंग का दावा। आपको दिल्ली, कोटा और लखनऊ जाने की ज़रूरत नहीं है। ओमेगा एजुकेशनल एकेडमी लाए हैं आपके लिए एक बेहतरीन मौका। कंप्यूटर ट्रेनिंग, बेसिक एंड एडवांस लेवल, CCC, MS ऑफिस, टैली, जावा, पेंशन एंड डिप्लोमा कोर्स, इसके साथ ही एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव कोर्स। और यह सुविधा आपको घर बैठे ऑनलाइन भी मिल सकती है। साथ ही कोचिंग क्लास के माध्यम से एक बेहतरीन शुरुआत आजमगढ़ में हुई है, जिसका लाभ उठाकर अब तक यहाँ से सैकड़ों बच्चों ने देश ही नहीं विदेशों तक में अपनी पहचान बना रखी है। ओमेगा एकेडमी के फाउंडर अहमद जी आज का कहना है कि आजमगढ़ में बच्चों में काफ़ी पोटेंशियल है और वह अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से अपनी पहचान बना सकते हैं। बस उन्हें सराहनीय और तराशने की। जो बच्चे बाहर जाकर मेहनत करते हैं उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है। फाइनेंशियल रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए काफ़ी सहायक है। हम उच्च तकनीक से एक्सेस कर सकते हैं डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम और बेहतरीन नतीजे आजमगढ़ जनता को दे सकेंगे। आजमगढ़ के बच्चों में काफ़ी पोटेंशियल है और वो मेहनत करते बच्चे हैं और हर जगह जाके अपने आप को प्रूव भी करते हैं। अगर हम उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं तो इंशाल्लाह वो भी अच्छा यहाँ करके देंगे। और इससे जो फाइनेंशियली जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। उनको कम मेहनत पे, मतलब बाहर जाके काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है खाने के लिए, रहने के लिए। वो अपने घर पे रह के अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। साथ में हमने ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं और ये हमारा इंस्टीट्यूट नाइलेट से एफिलिएटेड है। तो जो सारे कॉम्पिटिशन्स हैं आप ऑनलाइन एजुकेशन को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। हमारे पास डिजिटल लाइब्रेरी है और सिस्टम्स हैं, सारे अपडेटेड सिस्टम में टीचर हैं और प्रोजेक्टर्स हैं। बच्चे सारी जो फैसिलिटीज़ यूटिलाइज़ करके आगे जा सकते हैं। यहाँ पे हम उनके लिए काफ़ी वर्क कर रहे हैं और बच्चे आगे आप देखेंगे रिज़ल्ट 1 से 2 साल में आपको रिज़ल्ट दिखेगा नीट और JEE में। बासलाहियत, बाशऊर लोगों का जिला, लेकिन कभी भी यहाँ एजुकेशन के प्रोग्राम्स में मैं 5 साल विधायक रहा और आपकी दुआओं से अगले 5 साल अगर अल्लाह ने ज़िंदगी रखी रहूँगा। लेकिन उस 5 साल में शायद ही मैं 2, 4, 5 प्रोग्राम में गया हूँगा। स्कूल के फंक्शंस वगैरह जो होते हैं 15 अगस्त, तो उसकी बात अलग, लेकिन इस तरीके के प्रोग्राम्स होने चाहिए, बहुत ज़रूरी। साथ ही साथ क्योंकि हम लोग जब यूनिवर्सिटी में गए थे 1993 में, और उस वक्त जब हॉस्टल में टहलते थे तो पता ये चला कि ये फला साहब हैं, 25 साल हो गए इनको अभी नहीं। और कुछ लोग तो ऐसे थे कि उनकी औलादें भी हमारी क्लास फेलो हो गई थी 9th 10th में, और वो वहीं पे एजुकेशन ले रहे, क्योंकि वो दौर कंपटीशन का नहीं था, बहुत आसानी का था। अब कंपटीशन का दौर है। अब हम जाते हैं तो पता ये चला कि बच्चों में एक होड़ सी लगी रहती है, वो जो है लैंग्वेज का कोर्स नहीं करना चाहते, वो सब प्रोफेशनल कोर्स में जाना चाहते हैं और चाहते हैं कितनी जल्दी प्रोफेशनल कोर्स में हम डिग्री लें, जॉब करें, नौकरी करें, सेटल्ड हो जाए। क्योंकि कंपटीशन लाइफ में बढ़ता जा रहा, पहले कंपटीशन नहीं था। बहुत आराम से हम खुद ही जो है 17 साल रहे, दूसरों को क्या कहेंगे, हम खुद ही 17 साल रहे और वाले साहब ने कभी पूछा भी नहीं। लेकिन आज जब इस दौर में है तो सब कुछ पूछा जाता है। वजह ये है कि पहले का और इस दौर में बहुत फर्क आ गया। फेल हो जाए वो हमारे साथ चला है, यानी राजनीति का। लेकिन आज की राजनीति भी बदल गई। अब अंगूठा छाप लोग राजनीति नहीं कर सकते। अब राजनीति करने के लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप देख लें तो लगातार सारी चीजें बदलती जा रही हैं। और पेपरलेस सारे कार्यक्रम हो गए कि पेपरलेस। आज हमारी विधानसभा के अंदर हर टेबल पे टैब लग गया। क्यों? क्योंकि सरकार प्रमोट कर रही है और करना भी चाहिए इन्वायरमेंट को लेकर। जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग है तो हर चीज़ को बचाने के लिए अब पेपर का यूज़ कम हो, पेपरलेस। तो अब जिसको जानकारी होगी कंप्यूटर की, लैपटॉप चलाने की, वही तो देख सकता है।
तो इसलिए इसमें भी पढ़ना पड़ता। अब पहले क्या था, गांव में गए एक प्रधान जी से या एक मुखिया से मिल लिए, सारे लोग वोट दे दिए। अब जाते हैं तो गांव में नौजवान जो है हमसे सवाल भी पूछता है, हमें जवाब भी देना है, जानकारी भी रखनी है। और जानकारी का हर वक्त अगर आपको चलाना ना है तो कुछ नहीं है, वरना हाथ नहीं है। आपने मोबाइल उठाया, नेट ऑन किया, गूगल पे सर्च मारा और बता दिया। तो इसलिए अब लाइफ बहुत बदल गई। आजमगढ़ में दी आयरिश स्कूल में स्वतंत्रता दिवस का समारोह धूमधाम से मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि स्कूल के अध्यक्ष हनुमान प्रसाद खेतान और डॉक्टर प्रमोद खेतान ने ध्वजारोहण करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। राजीव खेतान ने व मनोज खेतान ने दीप प्रज्वलित व स्वतंत्रता सेनानी के चित्र पर माल्यार्पण किया। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर नन्हे मुन्ने बच्चों ने विभिन्न तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से दी आयरिश स्कूल के मैनेजर अमित खेतान, प्रधानाचार्य सौम्या खेतान व टीचर्स उपस्थित थे। अमृत महोत्सव के अंतर्गत अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्र एवं अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व आजाद भगत सिंह द्वारा नेहरू हाल में देर शाम एक शाम तिरंगे के नाम पर आयोजित कवि सम्मेलन का मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर बालिदेन यादव, बेसहारा, भालचंद्र त्रिपाठी, शैलेंद्र मोहन राय सहित तमाम लोगों का कार्य सराहनीय रहा। कार्यक्रम का संचालन दुर्गा जी पीजी कॉलेज चंडेश्वर आजमगढ़ के बीड विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर ईश्वर चंद्र त्रिपाठी द्वारा सफलतापूर्वक किया गया। अंत में अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व आजाद भगत सिंह ने कार्यक्रम के सफलतापूर्वक संपन्न होने पर सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी सदर JR चौधरी, SDM सगड़ी न्यायिक संतलाल श्रीवास्तव, लाइफ एंड हॉस्पिटल प्रबंधक डॉक्टर पीयूष सहित तमाम लोग मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में संपूर्ण देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर देशभक्ति की भावना जागृत करने की पहल की गई है। इसी क्रम में आज DIG अखिलेश कुमार, पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा हाफिजपुर चौराहे पर स्थित भगत सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया तथा 20वीं वाहिनी PSU के जवानों के द्वारा बैंड से राष्ट्रगान की धुन बजाया गया। तत्पश्चात पुलिस के जवानों द्वारा तिरंगा फूट पेट्रोलिंग मार्च किया गया। तिरंगा फूट पेट्रोलिंग मार्च पुलिस लाइन से रवाना होकर सिविल लाइन, रोडवेज, पवाली मोड़, नरौली से वापस पुलिस लाइन में आकर संपन्न हुई। फूट पेट्रोलिंग के दौरान DIG रेंज आजमगढ़ अखिलेश कुमार, पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य, अपर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र लाल, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल व थाना प्रभारी कोतवाली सिधारी रानी के साय और हम पुलिस कर्मचारी तथा पुलिस लाइन के लगभग 300 पुलिसकर्मी सम्मिलित हुए। फूट पेट्रोलिंग के पश्चात पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों को संबोधन किया गया तथा राष्ट्रीय गान गाया गया। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराध के ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में संदिग्धों व अपराधियों के मूवमेंट पर रोकथाम के लिए 7 थाना क्षेत्रों में 40 चेक पोस्ट क्रियान्वित किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में बेहतर जानकारी दी है, सुनिए। सर, आजमगढ़ पुलिस अब माफियाओं और बदमाशों के खिलाफ एक नई रणनीति बनाई है और अब वो जनपद से बाहर नहीं जा पाएंगे। ऐसे में कुछ 40 पॉइंट चिन्हित किए गए हैं, नए चेक पोस्ट बनाए गए। क्या प्रक्रिया है सर? जनपद आजमगढ़ अति संवेदनशील जनपद है और अपराध नियंत्रण के लिए, संदिग्धों पर नज़र रखने के लिए और अपराधियों के मूवमेंट को रोकने के लिए हम लोगों ने 7 ऐसे थाना क्षेत्रों में जिनका बॉर्डर दूसरे जनपदों से लगता है, वहाँ पे 40 पॉइंट्स कुल चिन्हित किए हैं। इनको एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के रूप में डेवलप किया जाएगा, जहाँ पे पुलिस की ड्यूटी रहेगी। ऑलरेडी हम लोगों ने 6-6 घंटे की शिफ्ट में 12 घंटे के लिए वहाँ पे ड्यूटी अपनी शुरू करा दी है। ये संदिग्धों पर नज़र रखते हैं, चेकिंग करते हैं। स्पेशली ऐसी नई उम्र के लड़के जो अपराध के दृष्टिगत जिनको चेक करना ज़रूरी है, उनको चेक किया जाता है। कोई अवैध असला लेके तो नहीं चल रहा है। ये फेज़ 1 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। धीरे धीरे हम लोग इसको फेज़
2 के को भी लेते हुए बाकी थाना क्षेत्रों में भी जो भी ऐसे सेंसिटिव पॉइंट्स हैं उन सब पे चेक पोस्ट लगाए जाएंगे। इसमें हम लोगों का प्लान अभी ये है कि एक प्रॉपर बैरियर हो चेकिंग करने के लिए, एक पुलिस का आउटपोस्ट हो जहाँ पे पुलिसकर्मी बैठ सकें, और उसके साथ साथ एक सीसीटीवी कैमरे का इंटीग्रेटेड सिस्टम हो, ताकि जो भी वहाँ से वाहन या व्यक्ति आ जा रहे हैं उन पे हमारी सीसीटीवी सर्विलांस भी हो सके और उसके माध्यम से आइडेंटिफाई करना आसान हो सके। तो क्राइम प्रिवेंशन, क्राइम कंट्रोल और अपराधियों के मूवमेंट के लिए ये अभी प्लान किया गया। इसको हम लोग धीरे धीरे 15 दिनों के अंदर प्लान है कि पूरा कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट कर लें। सर, हमारे पास 26 थाने हैं, 26 थानों को कितने जोन में बांटा गया है और किस तरीके से शुरुआत की गई है इसकी? बेसिकली 2 जोन्स हैं, जो देहात के थाने हैं और शहर के थाने हैं, उनको अलग अलग तरीके से बांटा गया है। 7 थानों में पहले इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, जिनका बॉर्डर हमारा 4 जिलों से लगता है। 2 जिलों के बॉर्डर के जो हमारे 5 थाने हैं उनको सेकेंड फेज़ में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसके बाद फिर जनपद के अंदर भी जो जहाँ पे हमारे 2 थानों की सीमाएं लगती हैं उस पर भी हम लोग इस तरह के इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पुटअप करेंगे, ताकि इंटर थाना जो अपराधियों का मूवमेंट है उस पर भी नज़र रखी जा सके, उसको भी कंट्रोल किया जा सके। अच्छा, बाहर से अंदर आने वालों के लिए भी तो सेम रूल्स लागू होंगे? बिल्कुल, ये उसी के लिए उसके ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे है कि बाहर का व्यक्ति जो अंदर आ रहा है, जनपद की सीमाओं में आ रहा है, उसको हम लोग देख सकें। इसमें आम आदमी को परेशान नहीं किया जाएगा। ये स्पेसिफिक निर्देश जो फोर्स ड्यूटी पे लगी है उनको बताया गया है। जो संदिग्ध लगते हैं, जिनका मूवमेंट संदिग्ध है, उनको रोक के उनकी गाड़ी की तलाशी, उनके खुद की जामा तलाशी, कोई उनके पास अवैध असलाह तो नहीं है, अवैध वस्तु तो नहीं है, ये हमारा मेन फोकस रहेगा, अपराध नियंत्रण और अपराधियों को पकड़ना। दिल्ली नेशनल कॉलेज में आयोजित विचार गोष्ठी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आध्यात्मिक पहलू पर अपना विचार व्यक्त करते हुए मुख्य वक्ता दर्शन शास्त्र के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर गोविंद नारायण ने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष आध्यात्मिक राष्ट्रवाद में निहित है। एनी बेसेंट, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद और स्वामी सहजानंद सरस्वती जैसे संतों ने बताया था गुलामी से मुक्त का उपाय। अंग्रेजों के विरुद्ध सन 1763 से 1773 तक चला सन्यासी आंदोलन सबसे प्रबल आंदोलन था। विचार गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे इतिहास विभाग के प्रोफेसर अलाउद्दीन खान ने कहा कि अंग्रेजी हुकूमत तथा गुलामी की अंधकार ने हमारी संस्कृति, धर्म और सभ्यता के गौरव को नष्ट कर दिया था। देश के संविधान में सच्ची आस्था और आध्यात्मिक उत्थान के बगैर भारत की स्वतंत्रता का कोई मायने नहीं है। विचार गोष्ठी का संचालन करता दर्शन शास्त्र विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर VK सिंह ने कहा कि हम सभी में मौजूद स्वतंत्रता की भावना यह दर्शाती है कि मन शरीर से परे भी कुछ है। हम पर शासन करने वाली आत्मा स्वतंत्र है और वही हमारे भीतर स्वतंत्रता की इच्छा जगाती है। यदि हम स्वतंत्र न हों तो हम इस विश्व को बेहतर बनाने की आशा कैसे कर सकते हैं। विचार गोष्ठी में महाविद्यालय के चीफ प्रोक्टर डॉक्टर एहतेशाम उल-हक, प्रोफेसर खालिद कलीम अहमद, प्रोफेसर ताहिर, डॉक्टर अल्ताफ, प्रोफेसर जावेद अख्तर, डॉक्टर असद, प्रोफेसर काजी नदीम आलम, डॉक्टर फाहमिदा जैदी, डॉक्टर जर्रा, डॉक्टर काजी आशिम आलम, डॉक्टर जुबैर शाहीन, डॉक्टर अबू राफी, नसीम अहमद तथा महाविद्यालय के सभी शिक्षक, शिक्षकोत्तर कर्मचारी, छात्र छात्राएं उपस्थित थे। सब वहाँ जाता था ताकि वहाँ के कपड़ों को तैयार करके फिर दोबारा इंडिया में बेचा जाए। यहाँ का जो एक्सपोर्ट था, उस एक्सपोर्ट पर हैवी ड्यूटी लगाई गई, बहुत हैवी ड्यूटी लगाई गई ताकि एक्सपोर्ट काफी कॉस्टली हो जाए। और ब्रिटेन से जो इंपोर्ट हो रहा था हमारे यहाँ, हमारे इंडिया में, उसको ड्यूटी फ्री किया गया ताकि बिल्कुल सस्ता हो जाए सामान यहाँ पर और इंडिया की मार्केट में बिक सके। बहुत बड़ा मार्केट इंडिया उस वक्त में था। तो ये 2 चीजें ऐसे, एक तो इंडस्ट्रियल बेस को बिल्कुल खत्म किया गया और यहाँ के रिसोर्सेज को लूटा गया। नतीजे के तौर पर जो इतनी रिच इकोनॉमी थी कि गरीबी का तस्वीर आप इमेजिन नहीं कर सकते कि हमने हिस्ट्री के बहुत छोटे एस्पेक्ट को पढ़ा। ब्रिटिश पीरियड जिसके बारे में हम कहते हैं कि लुटेरों का पीरियड था और बाहरी वालों का पीरियड था, और क्या पीरियड था, बहुत सारी बातें हिस्ट्री में भी कही जाती हैं और समाज में भी कही जाती है। उस वक्त हमारी इकोनॉमी इतना फ्लोरिश कर रही थी कि हम वर्ल्ड इकोनॉमी का 27%, और जब बहुत ही सिविलाइज्ड लोग हमारे पास आ गए, बहुत ही सिविलाइज्ड लोग थे जिन्होंने हमें सिविलाइजेशन सिखाई, जिन्होंने हमें एथिक्स सिखाई, जिन्होंने हमें एजुकेशन सिखाई, वो जब यहाँ से गए हैं तो हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी का 2.4% हो गई या 4% हो गई। बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारी स्टडीज कहते हैं मैक्सिमम 4%। उसके साथ लिटरेसी रेट 1947 में हमारे यहाँ लिटरेसी रेट जो था वो सिर्फ और सिर्फ 9% था। 9%, 90% हमारे यहाँ पॉवर्टी आ गई थी। 90% पॉवर्टी, जब पॉवर्टी का हमारे वजूद नहीं था 1757 में, पॉवर्टी का गरीबी वजह उसकी थी, गरीबी का वजूद क्यों नहीं था?
कि पूरी इकोनॉमी एग्रेरियन बेस्ड इकोनॉमी थी। जो हमारा एक्सपोर्ट होता था वो एग्रेरियन बेस्ड एक्सपोर्ट था, यानी हर आदमी को एम्प्लॉयमेंट था। जैसे कपड़ा बनना है वो एग्रेरियन बेस्ड है, मसाले एक्सपोर्ट होने हैं एग्रेरियन बेस्ड है, ये जो सोने के जेवरात बनने हैं एग्रेरियन बेस्ड है। ये सारी एग्रेरियन इकोनॉमी थी जिसने कि पूरी इकोनॉमी को, इंडिया की इकोनॉमी को एनरिच कर दिया था। लोगों के पास रोजगार था, लोगों के पास पैसे थे, गुर्बत नहीं थी इंडिया में। और जब 1947 में ब्रिटेन यहाँ से वापस हुआ है तो यहाँ की जो पॉवर्टी लेवल था वो 90% यहाँ का पॉवर्टी लेवल था। एजुकेशन यहाँ पर बहुत कम हो गई थी। सिर्फ हमने बताया आपको कि एलीट क्लास के पास एजुकेशन थी, मासेस के पास एजुकेशन नहीं रह गई। ये तो कुछ बुनियादी बातें हैं जो मैं आपको बताया कि किस तरह से एक आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत साइबर अपराध से आज़ादी कार्यक्रम में आज साइबर क्राइम थाना परिषद आजमगढ़ टीम द्वारा जनपद आजमगढ़ के यूनिवर्सल एकेडमी में साइबर अपराधों के विरुद्ध जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इस एकेडमी के करीब 500 छात्र छात्राओं ने साइबर जागरूकता में प्रतिभाग किया, जिसमें उन्हें वर्तमान समय में हो रहे सोशल मीडिया व आर्थिक साइबर अपराध के बारे में उनसे बचने के तरीकों के बारे में बताया गया। त्वरित कार्रवाई हेतु साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 व साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल www.cybercrime.gov.in के बारे में भी बताया गया। आजमगढ़ जिले में दबंगों का किराएदारों से जमकर गाली गलौज व मारने पीटने की धमकी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर जो योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार कोशिश कर रही है, वही कुछ लोग सरकार की छवि खराब करने में लगे हैं, जिस पर विपक्ष उंगली उठाता है। ऐसे में हालिया एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें कुछ दबंग किराएदारी को लेकर व्यापारियों को धमकी दे रहे हैं। शिकायतकर्ता व पीड़ित का कहना है कि दबंग मकान मालिक आकर उन्हें रोजाना गाली गलौज करते हैं और धमकी देते हैं, जबकि किराएदारों का विवाद कोर्ट में चल रहा है। पीड़ित व्यापारियों ने जिला प्रशासन व मुख्यमंत्री से दबंगों के ऊपर कार्रवाई की मांग की है। ऐसे में सरकार का राजधर्म बन जाता है। व्यापारी का कहना है कि दबंग अपने को भाजपा नेता कहते हैं, वही भाजपा मामले की जांच किए जाने की बात कर रही है। फिलहाल तो ये सवाल उठता है कि अगर योगी राज में इस तरह कोई भी कानून को हाथ में रखकर इस तरह कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हैं तो योगी सरकार की छवि पर असर पड़ेगा। पीड़ित व्यापारी ने क्या कुछ कहा और विजय आनंद राय ने सुनिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम फैयाज अहमद है। ये क्या मामला है पूरा? मामला यही, हम लोग किराएदार है, किराएदार रहना चाहते हैं और हम लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, दूर से गाली दी जाती है, दूर से घूरते हैं। क्या करें अब, या तो फिर झगड़ा करें या तो फिर प्रशासन में जाएं। यही हम लोगों को क्या करें। अब भाई दुकान भी है, अब उसको भी लज्जा रखना पड़ेगा, दुकान भी है, बाल बच्चे हैं, चलाना है, 2 रोटी अगर कहीं से आ रही है तो उसी का हम लोग को सहारा है। हम लोग झगड़ा करने के लिए तो आए नहीं हैं, हम किराएदार हैं, किराएदार रहना चाहते हैं। तो अन्यथा जब भी हो गाली दी जाती है हम लोगों को कि भैया माँ ये कर देंगे, वो कर देंगे, हाई कर देंगे। सब कटर वालों को, पूरे कटर वालों को गाली देते हैं। हम संरक्षण में इतना बस वही है कि किसी सूरत से इन लोग जाएं। तब हम पैसा दिए थे तो नहीं अच्छा लग रहा था, आज भी पैसा दे रहे हैं तो नहीं अच्छा लग रहा है। अब ये हुकूमत है इनकी, जो चाहें ये करें, इसी बल पे हो रहा है। हम लोग झगड़ालू तो हैं नहीं, समाज के आदमी हैं। रोज उठना बैठना 10 लोगों से अच्छे आना पीना खाना पीना है, लोगों से उठना बैठा, किसी से दुश्मनी तो है नहीं, किसी से दुश्मनी तो है नहीं कि हम झगड़ालू हैं या हमारा नाम कहीं है, कहीं किसी के लिए कुछ तो करते नहीं हैं। तो लहजा आपसे ये भी हमारी एक रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए, हमारी सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ इंतजाम किया जाए। क्या नाम है? जी विजय आनंद राय। अच्छा, आपके बगल पड़ोसी कुछ मार्केट का वीडियो वायरल हुआ है, जिसको कुछ बताया जा रहा है भाजपा नेता है, तो कुछ लगातार दंगल करते रहते हैं। ऐसा क्या रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? ऐसा कि ये लोग जैसे नोएडा में भाजपा नेता त्यागी जी ने किया है, उसी तरह ये लोग भी कर रहे हैं। यहाँ पे आए दिन झगड़ा करते रहते हैं, गाली गलौज देते रहते हैं लोगों को। अब भाजपा नेता होने की वजह से उनको प्रश्रय भी हमको लगता है मिला हुआ है कि पुलिस उनका कुछ करती नहीं है और वो लोग मनमानी घरजानी करते रहते हैं, जो चाहे वो कर लेते हैं। आप दुकान बंद करके यहाँ से गए, सुबह आएंगे तो आपकी दुकान का तार कटा हुआ है, तो ताले में आपके मैला पोता हुआ है, यही सब होता है यहाँ पे हैं। तो आप कितना क्या करेंगे, पुलिस सुनने वाली नहीं है। अच्छा, ये लोग करना क्या चाहते हैं? अब ये लोग बार बार दबाव बना रहे हैं, किराया बढ़ाइए, किराया बढ़ाइए हैं। अब किराया कितना जो एग्रीमेंट में लिखे हैं वही किराया बढ़ेगा ना, कि आपके हिसाब से बढ़ेगा हैं। तो सारा मामला न्यायालय में चल रहा है। अब वहीं से होगा, ये लोग बार बार आके यहाँ बदमाशी करते हैं,
और सब भाई लोग आते हैं, भतीजे सब आते हैं आके गुंडे। अभी देखिए आप उस दिन की गुंडई, अभी उस दिन आके लोग गुंडई कितना चिल्ला चिल्ला के गाली दे गए थे। पूरा मोहल्ला, पूरा हम लोग इधर से खड़ा होकर सुन रहे थे सब लोग। यही तो है इन लोगों का। आजमगढ़ जनपद की मेहनगर तहसील क्षेत्र के कबूतरा गांव निवासी उमा गिरी पत्नी राजनारायण गिरी व तारा गिरी पत्नी श्याम नारायण गिरी ने गांव के ही दबंगों द्वारा सार्वजनिक रास्ता रोकने और रास्ते पर कीट लागत अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है। प्रार्थी ने बताया कि जिस रास्ते को रोका जा रहा है वह आबादी की भूमि है, वो हमारी 3 पुश्त वहीं से आती जाती है। प्रार्थी का कहना है कि हमने जिलाधिकारी को भी इस प्रकरण को अवगत कराया है। जिलाधिकारी का आदेश भी है। उसके बाद हमने उप जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर अवगत कराया है। उप जिलाधिकारी राजस्व निरीक्षक को मौका देखने को भी कहा। उसके बावजूद भी अभी तक वहाँ तहसील या थाने से कोई मौका देखने नहीं गया। वह लोग मेरे विपक्षी गण मनोहर किस्म के हैं और गाँव वालों को भी प्रताड़ित करते हैं। जब हम लोग रास्ता के लिए कहते हैं तो हम लोगों को मारने पीटने की धमकी देते हैं। हमेशा विवाद पर उतर आते हैं, जिससे हम लोग बहुत ही भयभीत हो चुके हैं। हम लोगों की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। प्राथमिक उमा गिरी ने बताया कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें स्कूल जाने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। रास्ता रोकने से खेत में हल खिंचाते हैं, जिससे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। राजस्व निरीक्षक को हल्का लेखपाल भी विपक्षी गढ़ से मिले हुए हैं। हमेशा यही कहते हैं कि मौका देखेंगे, आएंगे, लेकिन उसके बाद टाल देते हैं। क्या नाम है आपका? उमा। क्या समस्या है आपकी? समस्या यह है कि हमारा रास्ता जबरदस्ती रोकले हम बाप दादे से अवल जाए जाता था, बाकी हमन के अवल जाए ना देते। किस गांव का मामला है? कबूतरा। कौन से थाने में पड़ता है? तरमा। अच्छा, तो इसकी शिकायत आप किससे की है? डीएम के कल गए, थाने पे कल गए, कहीं ना सुनवाई हमन पर होती। एसडीएम साहब क्या दी थी कोई शिकायती पत्र? हाँ, कुल कहल गए। एसडीएम साहब का आदेश हुआ है? हाँ, भयल आदेश। आदेश के बावजूद भी रास्ता रोकले होना जाए देते। तो आप क्या चाहती हैं? हमन का रास्ता जाए, हमन का छोट छोट लड़का पढ़े ना जाए तो हमें इतना खेताड़ी में जाकर घासी पाती चल के देख लिए लोग। कहने डीएम साहब कि हमें चल के देखल जाए, ना आई लोग। अच्छा, कब से है रास्ता वो आपका? कब से है? अरे साल हो गया। इसके पहले कहाँ से जाते थे आप लोग? वही पड़े, मतलब बाप दादे से है? हाँ, बाप दादा से कई पुरखा पुरानिया बीत गई, वही पड़े अवल जाए जाता है। ये सब पर से रोक देने वरना जाए। साल भर से हमारे इतना खेताड़ी। कौन रोके है रास्ता आपका? सामा गोसाई हूँ। अच्छा, आपके गांव के? तैयार हूँ। ठीक। आजमगढ़ के करौलिया से खबर है, जहां पूरे क्षेत्र में धूमधाम से मनाया गया हल षष्ठी का व्रत। अच्छी संतान तथा लंबी उम्र के वरदान के लिए रखा गया व्रत है। बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी क्षेत्रों में आज व्रती महिलाओं ने छठी व्रत रखा और अपने पुत्र के दीर्घायु होने की कामना की। उसी दिन बलराम जयंती भी मनाई जाती है। इस बार हल षष्ठी का व्रत 17 अगस्त बुधवार को व्रती महिलाओं ने रखा। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हल षष्ठी का पर्व आता है और इसे बलराम जयंती भी कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन बलराम जी का जन्म हुआ था, तभी से इस दिन को भक्त श्री कृष्ण के बड़े भाई श्री बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और इस दिन को हल छठी भी कहते हैं। इस व्रत को लेकर मान्यता है कि उस दिन विधि पूर्वक व्रत करने और पूजा कर व्रत कथा का पाठ करने में से संतान की प्राप्ति होती है और मौजूदा संतान को दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। आज भी क्षेत्र की महिलाएं इस कथा का वर्णन हल छठ पर लोगों को सुनाती हैं और व्रत के उपरांत महुए के पत्ते पर महुआ दही 3 का चावल का प्रसाद चढ़ाकर स्वयं ग्रहण करती हैं। ऐसे सुनाते हैं कि स्थानीय महिला ने क्या कुछ कहा। ये जो व्रत रखा गया है बच्चों के लिए क्या है? बच्चों की माँ जो होती है व्रत रहती है भादों के अंधेरी छठ को, यही कुश के पेड़ के नीचे पूजा करती हैं, गांठ देती हैं, फूल पत्रिका चढ़ाती हैं और महुआ तिन्नी के चावल और दही से पत्तल पर चढ़ाकर और प्रसाद कहती हैं, खिस्सा भी कहानी कहती हैं, सोहर गाती हैं। ये परंपरा बहुत दिनों से चला रहा है। आप भी व्रत रहती हैं? मैं तो नहीं व्रत हूँ, बहुएं हैं। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब चलता नहीं। कई वर्ष से आपकी बहुएं लोग व्रत रह रही हैं? अरे कम से कम 5-7 साल से एक थे हैं, 10 साल से एक थे हैं। हाँ, मैं तो बहुत साल रही, 25 साल रही व्रत। ठीक है।
कांग्रेस प्रवक्ता ओंकार पांडे ने कांग्रेस कार्यालय पर मीडिया से वार्ता के दौरान कहा, कांग्रेस पार्टी ने 5 अगस्त 2022 को पूरे देश में महंगाई के विरुद्ध जबरदस्त आंदोलन किया, जिसमें जगह जगह तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए। कई जगह लाठीचार्ज में तमाम कार्यकर्ता बुरी तरह घायल हुए। महंगाई बेरोजगारी देश के गरीबों के लिए गंभीर संकट पैदा कर रही। सरकार द्वारा जल्दीबाजी में थोपी गई अग्निपथ देश योजना में कई खामियां हैं। उससे देश का युवा हताश और निराश है। युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो गया है। तानाशाह सरकार जनता की पीड़ा सुनने को तैयार नहीं है। महंगाई बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस पार्टी ब्लॉक लेवल स्तर पर सदस्य 23 अगस्त तक जगह जगह चौपाल आयोजित कर रही है और महंगाई बेरोजगारी पर आम जन से सीधा संवाद कर उन्हें जागरूक कर रही है। 5 अगस्त 2022 को कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में महंगाई बेरोजगारी को लेकर जबरदस्त आंदोलन किया। उस आंदोलन के दौरान हमारे तमाम कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए। कई जगहों पर लाठीचार्ज हुआ। तमाम कार्यकर्ता उसमें बुरी तरह से घायल हुए, लेकिन सरकार गरीबों की पीड़ा सुनने को तैयार नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा जल्दीबाजी में अग्निपथ जैसी योजना लाई गई, जिसमें तमाम खामियां हैं, जिसमें तमाम युवाओं के भविष्य को लेकर उनको चिंता बनी हुई है। युवा हताश और निराश हैं। उसके बाद पूरे देश में महंगाई से गरीब जनता त्रस्त है। 2014 के मुकाबले गैस सिलेंडर 156%, डीजल 75%, पेट्रोल 40%, सरसों का तेल 122%, आटा 81%, दूध 71%, दालें 65%, नमक 41% महंगा हुआ है। दूध, दही, घी, पनीर, आटा, चावल जैसी वस्तुओं पर जो रोज़मर्रा में इस्तेमाल होती हैं, खाद्य सामग्रियों पर GST लगा देने से देश में महंगाई और बेतहाशा वृद्धि हुई है, लेकिन सरकार मौन साथी हुई। उसी को लेकर के 17 अगस्त 2022 से 23 अगस्त 2022 तक कांग्रेस पार्टी प्रत्येक ब्लॉक में कई चौपालों का आयोजन कर रही है। चौपालों के माध्यम से लोगों से महंगाई और बेरोजगारी को लेकर चर्चा की जाएगी और उसके बाद 28 अगस्त को दिल्ली में महंगाई पर हल्ला बोल महारैली का आयोजन किया गया है, जिसमें जनपद के भी तमाम कांग्रेसी भाग लेंगे और सरकार को महंगाई कम करने के लिए मजबूर करेंगे। इसके बाद भी सरकार महंगाई कम करने के लिए कोई कदम नहीं उठाती तो कांग्रेस पार्टी आंदोलनों को और तेज करेगी। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर सब पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर देशभक्ति की भावना जागृत करने की पहल की गई। इसी क्रम में आज पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ दुरागार के दिशा निर्देशन में यूपी 112 परियोजना जनपद आजमगढ़ के तहत अपर पुलिस अधीक्षक यातायात नोडल अधिकारी यूपी 112 जनपद आजमगढ़ सुधीर जायसवाल द्वारा तिरंगा मार्च पास्ट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिसमें 4 पहिया एवं 2 पहिया PRV वाहनों द्वारा शहर क्षेत्र कलेक्ट्रेट चौराहा से कोतवाली नगर चौक, पहाड़पुर चौराहा, करतालपुर चौराहा, पवाली चौराहा, नया बस अड्डा, तिराहा चौरसी चौराहा सहित अगस्तीन चौराहा पर समाप्त किया गया। मार्च पास्ट के दौरान सहायक रेडियो अधिकारी IA जैदी, प्रभारी निरीक्षक यूपी 112 जितेंद्र कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली और पुलिस बल मौजूद रहा। आजमगढ़ कलेक्ट्रेट कचहरी नगर पालिका रोड पर स्थित पूर्वांचल जन मोर्चा कार्यालय पर मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमन शिल्पकार के नेतृत्व में 75वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए ध्वजारोहण किया गया। इस कार्यक्रम से समाज में अपने भारतीय इतिहास को जन जागृत करते हुए चर्चा किया गया और आज देश में आज अमृत महोत्सव का कार्यक्रम जोर शोर से चल रहा है। आज का दिन यह किसी भी पर्व से कम नहीं है। हमारे देश के वीर सपूत क्रांतिकारियों के संघर्षों द्वारा 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिली थी। यह सदा ही स्मरण रहेगा। भारत सरकार की पहल जो बहुत ही प्रशंसनीय है। हरिहर झंडा एवं अमृत महोत्सव के माध्यम से देश के अंदर एक नई जागृति उत्पन्न हुई है जो सदा संचालित होती रहेगी। नाम या परिचय बताइए। हमारा नाम मैं पूर्वांचल जन मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज ये जो है स्वतंत्रता का कार्यक्रम किया है और समाज में जो हमारे इतिहास और आगे बढ़ाए जा लोगों की चर्चा की गई। भारत के वीर क्रांतिकारी, भारत के वीर सपूतों के बारे में चर्चा की गई है। उनको नमन किया गया है, उनको श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किया गया है। ये भारत देश की आज़ादी में भारत उन क्रांतिकारी वीरों जवानों का और किसानों का हाथ सहयोग रहा। देश की आज़ादी हमको मिली, अंग्रेज़ों को भागना पड़ा। आज 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी का पहला स्थान प्राप्त हुआ और भारत के लोग उसको हर्षोल्लास के साथ आज मना रहे हैं और भारतवासियों के मन में अपने देश के प्रति अपार प्रेम है। जो घर घर आज झंडारोहण का कार्यक्रम चल रहा है। तमाम गली गुच्ची
रास्ते और हर जगह पे तिरंगा ही तिरंगा नज़र आ रहा है। आज पूरे भारत में निश्चित रूप से भारत के जनता के अंदर बच्चों के अंदर रोम रोम में भारत का एक दिन सदैव स्मरणीय रहेगा। सूरज चांद जब तक रहेगा जब तक ये तिरंगे की शान रहेगा, भारत का पहचान सदैव संकल्पित और उज्जवल रहेगा, सूर्य की तरह रहेगा जो पूरे विश्व और ब्रह्मांड में चमकता रहेगा। हम फिर बार बार उन भारत के वीर सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव जैसे महान क्रांतिकारियों को बार बार नमन, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। भारत माता की जय। जय हिंद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय हिंद। वंदे मातरम। आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रमों के क्रम में पुलिस अधीक्षक जौनपुर अजय साहनी के निर्देशन में आज जनपद यूपी की 112 पीआरबी वाहनों की तिरंगा रैली निकाली गई। अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजीव कुमार व अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन मुख्यालय 112 लखनऊ द्वारा पुलिस लाइन्स जौनपुर से पीआरबी 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तिरंगा रैली पुलिस लाइन से प्रारंभ होकर वाजिदपुर, पॉलिटेक्निक चौराहा, रुहटा, ओलंदगंज तिराहा, जेसीएस चौराहा, रेडवेज, शेखपुर तिराहा सहित तमाम क्षेत्रों में किया गया। और इसी दौरान शादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिस क्रम में हर घर तिरंगा अभियान के तहत जनपद के थाना खिलाकत अंतर्गत शहीद स्थल सेनापुर में पर ग्रामीणों व स्कूली बच्चों के साथ पुलिस फोर्स द्वारा तिरंगा फहराया गया।